गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट में हम लोगों ने लगभग 90% चीजें कवर कर ली है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में फोर्स कैसे एक्ट हुआ था, दोनों पैरेलल रखा हुआ था, दोनों में करंट पैरेलली फ्लो हुआ, फिर एंटी पैरेलली फ्लो हुआ। दोनों के केस में हम लोगों ने डेरिवेशन भी किए और उसके कॉन्सेप्ट भी समझे कि किस तरीके से अट्रैक्शन फोर्स लगा था और रिपल्सन फोर्स लगा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा क्या है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कहने का मतलब ये हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसमें क्या रखा रहेगा करंट लूप रखा रहेगा। करंट लूप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे क्लोज शेप में बना दिया। शेप मैटर नहीं करता है, सर्कुलर भी ले सकता है या रेक्टेंगुलर भी ले सकता है, कोई भी शेप ले सकता है कोई भी, ठीक है, बस एक लूप के फॉर्म में होना चाहिए, उसमें करंट फ्लो होगा। इसका मतलब ये हुआ आज के टॉपिक में हमें क्या क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, करंट लूप चाहिए, और उस पर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर लूप को रख दें तो किस तरह का बिहेवियर रहता है लूप का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो बच्चों आओ देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमने क्या देखा, नॉर्थ एंड साउथ, ये हमारा कोई मैग्नेट है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। जैसा कि हमें पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना दिया। हमें चाहिए था लूप। लूप को ज्यादा आसान तरीके से समझने के लिए, ज्यादा आसानी से समझाने के लिए हमने लिया है रेक्टेंगुलर लूप। ये देखो रेक्टेंगुलर लूप है। सर्कुलर लूप में थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसीलिए कन्वीनियंट बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए हम लोगों ने लिया रेक्टेंगुलर लूप। दिस इज द रेक्टेंगुलर लूप। इसमें चाहिए करंट और करंट फ्लो होना शुरू हुआ। रेक्टेंगुलर लूप में हमने देखा कि लंबाई इसका हमने क्या लिया, b, और चौड़ाई लिया है a। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर ये लूप क्लोज है तो इसका एरिया भी मैटर करेगा। तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा आगे की तरफ होगा। लूप हमारा इस प्लेन में रखा हुआ है, लूप हमारा इस प्लेन में रखा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा, आगे की तरफ होगा। लूप की लंबाई b है, चौड़ाई क्या है, a है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये है। इज इट क्लियर? हमें समझ में आ गया। हमने इसमें दिया करंट, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, यहां से होते गया और इधर की तरफ ऐसे फ्लो होना शुरू हुआ। ध्यान से देखो, करंट यहां से आया ऐसे और ऐसे 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 इस तरीके से हुआ। इज इट क्लियर? अब यहां पर हम देखते हैं कि लूप के कितने ब्रांचेस हैं, 4, 1 2 3 4। चारों ब्रांचेस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अलग अलग तरह का एंगल बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड किस पर फोर्स लगाएगा ये एंगल पर डिपेंड करता है। फिर से सुन लो, चारों ब्रांचेस अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड कहां फोर्स लगाएगा ये डिपेंड करेगा उसके एंगल पे। आओ देखते हैं। पहले इस ब्रांच पे आते हैं। इस ब्रांच को जरा ध्यान से देखो। ये ब्रांच और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बी डायरेक्शन, ये बी मैग्नेटिक फील्ड, और ये ब्रांच हमारा ऐसा, और यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में। यहाँ एक दूसरे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। करंट और ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर और हमारा जो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। जाहिर सी बात है 180 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी एक दूसरे का ये पैरेलल है। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे का पैरेलल ही रखा हुआ है, तो वहां पर किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरीके से फोर्स एक्ट नहीं होने वाला, यानी इस हिस्से पर फोर्स एक्ट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला सर? ये जो ब्रांच, ये जो लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बनने वाला क्या है, 0 भी बोल सकते हो। लेकिन अगर करंट के डायरेक्शन को ले लोगे तो करंट इधर फ्लो हो रहा है, ये इधर फ्लो हो रहा है, तब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फोर्स एक्ट होने वाला नहीं है। बात करते हैं इस ब्रांच पे, यहाँ पे इस ब्रांच पे ऐसे, यहाँ पर ये देखो, ये हमने इस तरीके से रखा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, और ये हमारा जो लेंथ है, लेंथ बी, ये वाला ब्रांच बी, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को ये वाला ब्रांच बी क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? कितना मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, तो हम लोग पढ़ के रखे हैं, कितना मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, ILB sin थीटा। एल की जगह पे यहाँ पे क्या है, बी है। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इस ब्रांच पे जाओगे तो फिर से देखो, ये वाला जो लेंथ है कॉइल का, ये वाला और ये वाला, दोनों एक दूसरे के बीच में 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, तो यहाँ पर भी कोई फोर्स देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ फोर्स फिर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये
ये और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखा गया है, इसीलिए यहाँ पर हमें एक दूसरे के बीच में फोर्स देखने को मिलेगा। तो इस समरी से हमको एक बात समझ में आ गया, ना तो यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा, ना तो यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा। फोर्स कहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे एक्ट होगा। जब फोर्स हमें पता चल गया यहाँ और यहाँ एक्ट होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है मुझे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें फाइंड आउट करना है ये फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अपने तीनों उंगलियों को इस तरीके से फैलाओ और यहाँ देखो फोर्स का डायरेक्शन कैसे है। फोर्स का डायरेक्शन कैसे है, तो फिलहाल तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इस डायरेक्शन में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऐसे है। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। फोर्स देखो, फोर्स ये वाली फिंगर कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी फोर्स कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो फोर्स हमारा लग रहा है ये अंदर की तरफ, ऐसे मैंने यहाँ पर दिखाया इस डायरेक्शन में, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, करंट नीचे, फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे लग रहा है बाहर। ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है। तो इस ब्रांच पर और इस ब्रांच पर फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स क्या लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। एक अंदर की तरफ लग रहा है, एक बाहर की तरफ लग रहा है। तो ऐसे केस में होगा क्या, ऐसे केस में सर एक इधर इस किनारे से फोर्स अंदर जा रहा है, इस किनारे से फोर्स बाहर आ रहा है, तो दोनों में ऐसे ये घूम जाएगा। ये एक्सिस ऑफ द रोटेशन है बच्चा, ये ऐसे घूमेगा, ये इस शेप में ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। इसी को बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। दोनों किनारे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने की वजह से अगर किसी चीज में रोटेशन आ जाए, वो अपने एक्सिस पे रोटेट करने लगे, दैट इज द टॉर्क। ये कपल ऑफ फोर्सेस है, दो फोर्सेस है, दोनों फोर्स को ऐड करोगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट नेट फोर्स जीरो है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, क्योंकि सेम करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा है, सेम करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा है, और सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, बस डायरेक्शन का अंतर है। जब डायरेक्शन का अंतर है तो एक फोर्स अंदर लग रहा है और एक फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो गया हमारा, जीरो। जब नेट फोर्स जीरो हो गया तो क्या यहाँ टॉर्क एग्जिस्ट करेगा, ऑफकोर्स करेगा, क्योंकि टॉर्क बोलते ही उसी को है, किसी चीज के दोनों एंड पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट होने लगे तो वहां पर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जनरेट होता है, दैट इज द टॉर्क। इज इट क्लियर? यहाँ पर दिस इज द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, और ये इस तरीके से ऐसे ऐसे रोटेट करना शुरू होगा, ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक हमें लगता है समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से टॉर्क जनरेट हुआ, कोई डाउट्स में? अब ये जो टॉर्क जनरेट हुआ, जो इसका मैंने बताया था एरिया वेक्टर ऐसे था, अगर ये घूमेगा ऐसे तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो पहली बात मेरे ध्यान से, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में अभी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। लेकिन ये जैसे ही घूमेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में कुछ न कुछ एंगल बनेगा। वही एंगल डिसाइड कर रहा है, वही एंगल डिसाइड कर रहा है ये कितना रोटेट किया, कितना टर्न किया। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन भी बोल सकते हो, प्लेन ऑफ द कॉइल भी बोल सकते हो, कॉइल के प्लेन के नॉर्मल हमने एक लाइन खींचा, या एरिया वेक्टर भी बोल सकते हो, दोनों चलेगा। इज इट क्लियर? ये तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही डिसाइड करता है कितना एंगल घुमा। इज इट क्लियर? ओके, तो आते हैं इसको डिराइव करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब हम मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, सपोज अ current loop is kept in a uniform magnetic field. हमने ऐसा मान लिया कि एक करंट लूप है, वो कहां पे रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया? ठीक है। क्या होता है, कपल ऑफ फोर्सेस अप्लाई होता है। फोर्स कहां पे अप्लाई हो रहा है, ये वाला ब्रांच पे। ये देखो बी पे, ये हमारा बी है, यहाँ पर करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, और यहाँ करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे देखो इसका नाम रख दो ए बी सी और डी। इज इट क्लियर ना? तो हम देखते हैं यहां पर क्या, फोर्स ऑन कौन कौन सा, ए डी और बी सी, ए डी एंड बी सी इज जीरो, ये हमें पता है। ठीक है, और यहां फोर्स जो लग रहा है, यहां पे देखो फोर्स ऑन
ए बी कितना हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा पढ़ा है, थीटा का वैल्यू ऑलरेडी 90 डिग्री है, एल ये लंबाई इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आई, एल की जगह पे यहाँ क्या है बी है, बी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो, ये हमारा फोर्स लगा कहाँ पर, ए बी पर, ए बी पे फोर्स कितना है हमारा आई बी बी। और बात करते हैं अब इधर फोर्स कहाँ है हमारा, सी डी पर, सी और डी पर, ये भी क्या है आई बी बी, लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ, इस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ फोर्स का डायरेक्शन और ये बाहर, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गया तो मतलब नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, जीरो, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब दोनों किनारों पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, टॉर्क जनरेट हो जाएगा, हम जानते हैं क्या हो जाएगा, टॉर्क। तो यहां पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अ टॉर्क will be generated by the equal and opposite forces of FAB and FCD। क्या बोला मैंने, a torque will be generated by the equal and opposite forces of FAB and FCD, इसकी वजह से, या फिर कह सकते हो ड्यू टू opposite forces, due to, is it clear, opposite forces, a torque will be generated by the equal and opposite forces due to FAB और FCB। क्यों जनरेट होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट दोनों एंड पे लग रहा है, एक इस एंड पे और एक इस एंड पे, इज इट क्लियर। तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा हमारा बच्चा, ये टॉर्क अगर हम देखना चाहें तो टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा, टॉर्क टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, F क्रॉस R ये वो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स किस पे लगना चाहिए, R पे, कैसा लगना चाहिए, परपेंडिकुलरली, एक दूसरे का परपेंडिकुलरली डिस्टेंस पे लगना चाहिए फोर्स। तो हम देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने जाएंगे बाद में, फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि F कितना है हमारे पास। यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ, टाउ इज इक्वल टू F का जो वैल्यू है हमारा, कोई एक ले लेंगे, आई बी बी इंटू आर, ये डिस्टेंस कौन सा है हमारे पास, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, इज इट क्लियर, ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस है हमारे पास ए, इज इट क्लियर, ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है ये भी, ठीक है, ए ठीक है, यहां पर हो जाएगा ए, टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर, ठीक है, ये आर जो होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा, यहां पर हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इसको अभी थोड़ा सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहे तो, अच्छा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई बी बी ए क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं। अभी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, ये फोर्स इधर गया, ये फोर्स इधर गया, इस किनारे से ऐसे घूम रहा है, इसका मैंने ये डायग्राम बनाया, देखो ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये बाहर की तरफ फोर्स आ रहा है, मैंने इसको ऐसे दिखाया, अभी तुम इसको ऐसे समझो, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस वाले चीज को हमने इसको मैंने ऐसे रखा, समझ लो इसको थोड़ा ऐसे, इस चीज को हमने इस वाली, ये हमारे पास जैसे ये किताब है, ठीक है, ये किताब है, अब ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है, ये इस तरीके से रखा हुआ है, ये ऐसे, ये हमारा क्या है, हमने इसको मान लिया है हमारा करंट लूप है, इसको मैंने ऐसे रखा, ये इस तरीके से। अब तुम फ्रंट व्यू से देखो, ये तुम्हें ऐसे दिखेगा, ये जो फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, बाहर मतलब ऊपर की तरफ मान लेते हैं, बाहर इसको ऐसे रखा ऊपर,
और ये फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। ये तुम्हें ऐसे दिखेगा, ये वाला जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये टिल्ट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा और ये ऐसे। इज इट क्लियर? ये ऐसे ऊपर जाता हुआ ऐसे टिल्ट दिखेगा। इज इट क्लियर? और ये जो लेंथ है यही लेंथ है, इस तरह, ये इस तरीके से ऐसे यहाँ पे फोर्स ऊपर और ये नीचे की तरफ फोर्स ऐसे टिल्ट दिखेगा। इज इट क्लियर? अब ऐसे टिल्ट दिखने का मतलब ये हुआ, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये। इज इट क्लियर? अब अगर हम देख रहे हैं एक बात ध्यान से देखो, ये हमारा मान लेते नीचे की तरफ एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड से ये इस तरीके से घुमा तो हमारा जो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, मतलब ये प्लेन जो है ऐसे चला जाएगा, ये प्लेन ऐसे चला जाएगा ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ना कुछ क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बार फिर से सुन लो। ये हमारे पास ऐसे है, ये प्लेन नीचे की तरफ है, ये वाला जो लेंथ है ए, ये वाला लेंथ है ए, ये जो बुक है, बुक का लेंथ है यहाँ पर ए, और ए के बीच में जो प्लेन नीचे की तरफ गया है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन जैसे ये इस तरीके से घूम रहा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे घूम गया, यानी ये ए हो गया मेरा, इस तरह से टिल्ट हो गया, ये ए, ये टिल्ट हो गया, और इसका प्लेन ऐसे चला गया इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच में क्या एंगल बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो करंट लूप है अगर वो टर्न ले रहा है तो उसका प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो डिसाइड कर रहा है कि वो कितना घूम रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, थीटा है। हमें लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए क्या करना, अब ये फोर्स लग रहा है, फोर्स अब जो लग रहा है, इस फोर्स को देखो और इस एक को देखो, क्या इस दोनों के बीच में परपेंडिकुलर लेंथ है? नहीं। ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, इस दोनों के बीच में परपेंडिकुलर लेंथ ए आना चाहिए, ए तो नहीं है। नहीं है तो हम इसको परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ये इस तरीके से टर्न लेता है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ये वाला जो ए लेंथ है ऐसे टिल्ट हो गया, हमने क्या कि ये लाइन को थोड़ा नीचे ले गया और ये लाइन को ऐसे ले गया, तो इस तरीके से एक ट्रायंगल शेप ले लेता है। ठीक है, जैसे ही ट्रायंगल शेप ले लिया, लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर हमारा जो कॉइल इस तरह से मूव किया है तो कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ ये एंगल बना रहा है, थीटा। और हम पहले से पढ़ के रखे हैं कि ये वाला लेंथ यानी कि कॉइल का लेंथ ये और उसका एरिया वेक्टर दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का एंगल है यानी कि यहाँ से यहाँ ये ए और एन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, अगर ये थीटा बन गया, ये क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब तुम जरा खुद सोचो, ये बीच में एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है और ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा थीटा। ये वाला हमारा एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, थीटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये जो एंगल थीटा हो गया तो मुझे निकालना है कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स इस पर, ये वाला जो फोर्स है इस लेंथ पर और ये वाला फोर्स इस लेंथ पर परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है, तो ये वाला लेंथ चाहिए हमें। कैसे चाहेंगे, कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये अगर थीटा है तो सामने वाला ये वाला हिस्सा क्या कहलाया जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, अगर ये लेंथ निकालना चाहेंगे तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा अगर हम लगाएंगे तो एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर यहाँ पे हमने साइन थीटा लगाया, साइन थीटा लगा तो ये वाला डिस्टेंस, इस वाले डिस्टेंस को मान लेते हैं हम x, तो x बाई क्या हो जाएगा, a, तो उस तरीके से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये आ जाएगा। दिस इज द परपेंडिकुलर लेंथ। ये जो हमें चाहिए था r, ये r, इसको r बोलो, x बोलो, कुछ भी बोलो, x बोल दें ज्यादा बेहतर है। इज इट क्लियर? ये x आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो f दिस ये, तो अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख देंगे तो थोड़ी सी कहानी खराब हो सकती है, डेरिवेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए डायरेक्ट हम इसको यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ के रखा है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एफ क्रॉस एक्स या आर। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों के बीच में फोर्स और दोनों एक दूसरे के बीच में कैसे एक्ट होना चाहिए, परपेंडिकुलरली। तो हमें एक्स वाला जो डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, किस पर, फोर्स पर।
फोर्स ये और इस तरीके से ये दोनों के बीच में परपेंडिकुलर। तो अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स इस डिस्टेंस पर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना निकलेगा, a sin थीटा। तो अब हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, यहां पर भी लगा दो यहीं पे टाउ इज इक्वल टू एफ। एफ का वैल्यू हम लोगों ने देखा कितना था, एफ का वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखे हैं, ये IBB इज इट क्लियर। ये x का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया, a sin थीटा। अब हमारे पास जो परफेक्ट टॉर्क निकल के आएगा a इंटू बी, ए बी हो जाएगा ये b sin थीटा, ठीक है। अब ए बी क्या है हमारे पास, ये दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो हम इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू IAB sin थीटा, इज इट क्लियर। ये जो हमने निकाला टॉर्क, ये टॉर्क निकाला किसके लिए, हमारा जो ये टॉर्क निकला है, हमारा ये टॉर्क निकला है किसके लिए, सिंगल कॉइल के लिए। सिंगल, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा NIAB sin थीटा। N फॉर द टोटल नंबर ऑफ द कॉइल, I फॉर द करंट, A फॉर द एरिया, B मींस मैग्नेटिक फील्ड sin थीटा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NIA क्रॉस B, NIA क्रॉस B, ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एरिया ये वाला, ये एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जिसको बोलते हैं एरिया वेक्टर, हमने एन से इंडिकेट किया, यहाँ ए भी लगा सकते हो चलेगा। तो इस तरीके से एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये इस तरीके से हम लोगों ने टॉर्क फाइंड आउट किया। इज इट क्लियर। फिर से देख लो, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन ध्यान से समझ लो अच्छे से। अगेन मैं रिकैप कर देता हूँ ध्यान से। रिकैप में क्या है कि हमारे पास एक करंट लूप है और हमने उसको कहाँ पे रखा, मैग्नेटिक फील्ड में। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसमें हमने रखा है यहाँ पर क्या, करंट लूप। और करंट लूप मेरा कैसा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो इसके कितने ब्रांचेस हैं, 4 ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4 ब्रांचेस अलग अलग एंगल बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, जिसमें से मैंने देखा AD ब्रांच मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब बात करते हैं BC ब्रांच में, तो BC ब्रांच अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में पैरेलल है, तो कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ भी किसी भी प्रकार का कोई फोर्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाला ब्रांच देखो AB और CD, यहाँ करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ करंट नीचे आ रहा है, यहाँ फोर्स लग सकता है और यहाँ भी फोर्स लग सकता है। हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से चेक किया तो यहाँ पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, यहाँ फोर्स बाहर की तरफ लगा, जिसकी वजह से ये इस तरीके से टर्न ले लिया। इस कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से जो टर्न हुआ दैट इज कॉल्ड द टॉर्क। वो टॉर्क हम लोगों ने फाइंड आउट किया यहाँ कुछ इस तरीके से, ये टॉर्क। इज इट क्लियर। आई थिंक लगता है मुझे ये सारी चीजें समझ में आ गई तुम लोगों को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बच्चे इसे रिवाइज करते रहना।